नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, RKS स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हिंदी ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो केवल स्टेट बोर्ड में ही नहीं बल्कि डिफेंस या बहुत सारी जो जॉब की तैयारी करते हैं उनके लिए भी हिंदी पढ़ना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। क्योंकि हिंदी ग्रामर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के लिए खासकर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर 3th क्लास की अगर बात करें बिहार बोर्ड का, तो ये भी इसके लिए मायने हो जाता है, क्योंकि 100 नंबर में आपको 40 से 45 जो मार्क्स के आते हैं वो ग्रामर से ही रिलेटेड रहते हैं। तो आज हम संज्ञा जो हिंदी का चैप्टर है उसको पढ़ाने जा रहे हैं, और इसको आप आराम से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा ये भारी सब्जेक्ट है नहीं, केवल इसको आराम से आप एकाग्र मन से अगर समझेंगे तो कोई प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा को अगर सब लोग आमतौर पर जानते हैं कि इंग्लिश में इसको नॉन भी कहा जाता है। तो संज्ञा के अगर जो व्यक्ति का अगर परिभाषा नहीं मालूम होगा तो उनके लिए अगर बता देते हैं कि परिभाषा क्या होता है। यानी संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि का क्या होता है, बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। अगर ये तो मान लीजिए देता है, लेकिन एक बात और समझना है कि अगर कोई भी शॉर्टकट में पूछे कि संज्ञा क्या है, तो संज्ञा आप सिंपल बता दीजिएगा। किसी भी नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। जैसे में अगर बात करते हैं तो मोहन, पटना, बुढ़ापा इत्यादि, ये सारी क्या है, संज्ञा है। अब यहाँ पर आते हैं संज्ञा के प्रकार पे। तो देखिए संज्ञा के प्रकार का मतलब कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो देखो संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। पहला अगर बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, चौथा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और ये 5वां होता है समूहवाचक संज्ञा होता है। तो देखिए समझने का यहाँ पर करेंगे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक किसे कहेंगे, कैसे पहचानेंगे कि यही व्यक्तिवाचक है और ये समूहवाचक है या ये भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए इसका भी परिभाषा के साथ साथ इसको बताने का काम कर रहे हैं। आप लोग बस इसको ध्यान से समझते रहिएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में समझेंगे। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा से हमें किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी व्यक्ति का मतलब होता है कि एक निजी खास व्यक्ति का बोध कराता है। यानी खास व्यक्ति में कौन हो जाएंगे, कृष्ण हो गए, दिल्ली एक विशेष स्थान का नाम है, या गंगा एक नदी है जो विशेष है नदी है। तो वैसे ही बहुत सारे, जैसे कि आपको महात्मा गांधी भी हो सकते हैं, महात्मा गांधी भी हैं। तो ये खास व्यक्ति है, तो ये खास व्यक्ति है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्योंकि खास व्यक्ति का ये क्या है, नाम है, अर्थात ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आशा करते हैं ये क्लियर हो गया होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर जातिवाचक संज्ञा की अगर बात करते हैं तो जिस संज्ञा से हमें किसी प्राणी या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं संपूर्ण जाति का बोध कराता है, जैसे मान लीजिए गाय है, तो गाय एक संपूर्ण जाति को बोध कराता है। ये नहीं हम लोग कहते हैं कि ये काली गाय, भूरी गाय, लाल गाय, ऐसे नहीं कहते हैं। अगर लाल भी गाय, अगर उजला भी गाय रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, गाय ही कहते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण जाति का बोध कराती है। वैसे ही अगर बात करते हैं लड़का को, तो लड़का में भी हम क्या कहते हैं, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। ये नहीं बोलते कि छोटा लड़का, बड़ा लड़का, ये काला लड़का, ये गोरा लड़का। तो इस तरह की अगर बात करते हैं तो वो लड़का पूरी जाति का बोध कराता है, अर्थात ये क्या होगा, कौन सा संज्ञा होगा, तो जातिवाचक संज्ञा होगा। यहाँ की अगर बात करते हैं किसान को, तो कोई छोटा बड़ा किसान नहीं कहता है, यानी किसान जो होता है वो संपूर्ण जाति का बोध कराता है। अर्थात ये सारा चीज जो क्या है, नाम है, नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और ये क्या है, अगर बिल्ली की अगर बात करते हैं तो बिल्ली भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो आगे और भी देखेंगे जो जितने प्रकार। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो जिस संज्ञा से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए एक और इसमें होता है सही से पहचानने का तरीका, कि इसको हम लोग उसको टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, यानी केवल हम इसको अनुभव कर सकते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। अगर बात करते हैं किसी भी व्यक्ति की अच्छाई की अगर बात करते हैं तो अच्छाई को केवल अनुभव किया जा सकता है, न कि उसको क्या किया जा सकता है, टच किया जा सकता है।
तो इसलिए अच्छाई हो गया, बुराई हो गया, लड़कपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ये जितने भी नाम है वो भाववाचक है, क्योंकि ये बुढ़ापा किसी को दिखाई नहीं देता है, दिखाई तो देता है लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। अगर यहाँ बुराई की बात करते हैं तो बुराई किसी के अंदर दिखता है कि नहीं ये बुरा व्यक्ति है या ये बुरे लोग हैं, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका पहचानने का सबसे बेहतर तरीका है। अब आते हैं यहाँ द्रववाचक संज्ञा की बात करते हैं। यानी द्रववाचक संज्ञा वैसी संज्ञा है जो मापने या तौलने का बोध हो, यानी मापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर बात करते हैं तेल, चावल, पानी, सोना, लकड़ी इत्यादि जितने भी ये सब सारी बातें हैं वो सब क्या है, द्रववाचक है। देखिए तेल की अगर बात करते हैं तो तेल को केवल हम मापने का कार्य करते हैं, तौलने का काम करते हैं, गिनने का काम नहीं करते हैं। तो ये हो गया। चावल की अगर बात करते हैं तो चावल को हम क्या करते हैं, मापते हैं या तौलते हैं, तौलने का काम करते हैं। अगर चावल को हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। अब कुछ लोग बोले कि 2 4 10 चावल लेकर गिन सकते हैं, तो 2 4 10 चावल को नहीं काउंट किया जाता है। 2 4 बोरी को अगर गिनना है तो उसको गिनिए, वो नहीं गिन पाएंगे। इसलिए चावल को भी क्या रखा गया है, द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा गया है। पानी जानते ही है, पानी तौलने का काम किया जाता है, मापने का काम किया जाता है। सोना तौलने का काम किया जाता है, लकड़ी भी तौलने का काम किया जाता है। तो आशा करते हैं कि ये द्रववाचक और ये भाववाचक भी क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हम लोग अब लास्ट ये समूहवाचक संज्ञा के बारे में समझेंगे। तो समूहवाचक संज्ञा की अगर बात करते हैं, जिस संज्ञा से हमें समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए नाम से ही पता चलता है कि समूह का ही बोध कराएगा। जो समूह का बोध कराएगा तो समूहवाचक संज्ञा होगा। इससे जितने भी रिलेटेड नाम हैं वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखिए अगर मेला का जीव ही हमारे अंदर नाम आता है तो पता चलता है कि मेला में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, अर्थात ये समूह का बोध कराता है। अगर मार्केट में यानी बाजार में हम लोग जाते हैं तो वहाँ भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो समूह का बोध कराता है। भीड़ में हम लोग देखते हैं तो भीड़ में भी कैसे भीड़ उत्पन्न होता है, तो लोगों के इकट्ठा होने पर भीड़ इकट्ठा होता है। तो वैसे ही इसको भीड़ को भी हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। झुंड कहा जाए या सेना कहा जाए तो सब लोग एक साथ रहते हैं, यानी झुंड में ही रहते हैं, अर्थात ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो आशा करते हैं कि संज्ञा का तो 5 जो रूप है, यानी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, ये जितने भी आपको 5 संज्ञाएं हैं इसके बारे में आपको पता चल गया होगा, किसे कहते हैं, समझ में आ गया भी होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी अगर नए हैं तो कर दीजिएगा। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या समझ में नहीं आ रहा हो या कोई भी और आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो कि नहीं हमें ये समझ में नहीं आया, ये कैसे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। या कोई भी और भी नए टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या जो आप जानना चाहते हैं कि नहीं हमें ये पढ़ना है, ये हमें नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। आशा करेंगे हम और बहुत ज्यादा कोशिश भी करेंगे कि आपकी हर समस्याओं को सॉल्व करने का। सो थैंक यू ऑलवेज। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.